हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और यहाँ पे हम लोग सीटेट की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें अभी तक 20 पार्ट हुए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। इसमें हम लोग अगले चैप्टर्स की बात करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 3rd क्लास से लेकर 5th तक की एनसीईआरटीज़ हैं और 6th क्लास की भी ज्योग्राफी की मैंने अपलोड कर दी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 7th क्लास की मुझे अपलोड करनी है, उसके भी वीडियोस बना के, क्योंकि 7th क्लास की एनसीईआरटी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि 3rd 4th और 5th इनकी एनसीईआरटी को अब अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हर सीटेट के एग्ज़ाम में प्राइमरी लेवल में आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12 बसेरा ऊंचाई पर पिछले पार्ट में हुआ था और ये 14वां है जब धरती कांपी थी। इतने चैप्टर्स हो चुके हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी से ठंडा उसी से गर्म, कौन करेगा यह काम, और 17 फांदली दीवार। तो हालांकि इसमें इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हों, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है कि मन में डाउट रहे। हमें पढ़ना सब कुछ है, आए चाहे ना आए, क्योंकि अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आ सकता। अब शुरू करते हैं। 15वां चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो एक लकड़हारे की कहानी है। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि वो गर्म हो जाए। कोने में खड़े एक मियाँ बालिस्तीये उसे देख रहे थे घूर घूर कर। उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने। मगर फिर रहा न गया। आखिरकार वे ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताजुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? ठीक है। तो लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुँह से फूंक मारकर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिस्ते ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिस्तीय मियाँ वहाँ से तो खिसक गए मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी होती जाती थी। तो लकड़हारा मुँह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बालिस्तीय ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। तो हालांकि ऐसी कहानी है, इसको पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर से वो बताएगा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। यहाँ से फिर से कर लेते हैं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिस्ते ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुँह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? या तो खुद बहुत गर्म था और इसे और गरमाने की क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिस्तीय का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कंप कंप काँपने लगे। उनके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिस्तीय थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न।
उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिस्टिया की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। तो और भी कुछ बच्चों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ खास है नहीं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझने का प्रयास किया गया है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह समझ बना पाएंगे। अब इसमें कुछ प्रयोग दिए गए हैं करने के लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं नहीं। तो इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम लोग इसमें समय बचाएंगे थोड़ा सा। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी। घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? तो हिंदी में जिसको हम लोग आला कहते हैं उसको अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिससे दिल की धड़कन नापी जाती है या दिल की धड़कन की गति को उससे चेक किया जाता है कि कितनी है। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि स्टेथोस्कोप किस चीज़ में काम आता है। तो ये काम आता है दिल की धड़कन को मापने में। यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुनो अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती के बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज़ सुनाई पड़ती है? तो ये हो गया प्रयोग। केवल आपको स्टेथोस्कोप याद रखना है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, कौन करेगा यह काम। साफ़ सफाई से रिलेटेड है ये चैप्टर। इसमें भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्ज़ाम्स में पूछे जाने लायक। आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक दो चीज़ें हैं जो हो सकता है आपके काम की हों या पूछी जा सकती हों। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से यह लिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। मुझे इस चैप्टर में कुछ खास लगा नहीं और अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। हाँ, ये यहाँ पे एक कहानी है जो आप पढ़ सकते हैं। नारायण भाई देसाई की कहानी है। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, पहला तो आपको ये याद रखना है इस कहानी से। ये साबरमती आश्रम है गुजरात में। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास, तो वर्धा शहर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई।
और गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो ये थी। हालांकि अभी भी देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं छुआछूत से संबंधित, जो कि होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और विकसित देश हमें अगर बनाना है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा और सबको एक साथ लेकर चलना होगा कि देश का विकास हो सके। ठीक है। ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो बाबा साहब ने बहुत बड़े काम किए हैं इस देश के लिए। हमें उन कामों को जानना चाहिए और केवल दलितों के लिए और नीचे जो काम करते हैं अछूत लोग उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का प्रावधान, घंटों को निश्चित करना, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो हमें पता होने चाहिए। और हमें थोड़ा बहुत ये महसूस भी करना चाहिए कि पहले की कंडीशंस क्या होती थी और अब कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फांदली दीवार। ये कोई ख़ास चैप्टर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक लड़की की कहानी है जो बास्केटबॉल खेलना चाहती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें से भी अभी तक कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। केवल एक लड़की की स्ट्रगल है कि कैसे वो लोगों से लड़ झगड़ के और स्टेट लेवल प्लेयर बनती है। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप चाहें तो पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, केवल एक मोटिवेशन के लिए। तो ये है दूसरा पेज, ये है। यहाँ पे आप पढ़ना चाहें पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है और पूछने लायक इसमें कोई क्वेश्चन है भी नहीं। तो इस वजह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। जो चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हैं मैं उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा। आपको पढ़ना है, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि इस चैप्टर को छोड़ दिया गया है। हर स्लाइड को मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। पॉज करिए और आपको कहानी अगर पढ़नी है तो आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। जाएं तो जाएं कहाँ, ये भी एक अच्छी कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतज़ार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर का किराया, दवाई खाना, स्कूल खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सिड्या को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम धंधा करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता। कभी किसी मेम साहब की थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी ज़िंदगी। अब तो रात भी हो गई थी लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच। खेड़ी गांव में जात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना आदि। मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी के पार बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में भी सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते थे। जात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता था। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता था। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। नदी के पास एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार से खड़ी की जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी के किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां ज़मीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी नहीं था। उसके माँ बाप और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। जात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता
जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊँगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूँगा। तो ये सारी उसकी कल्पनाएं थीं। एक नई जगह। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से यात्रा बेजान था। डामर कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई ज़्यादा छायादार पेड़ भी न था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। दवाइयाँ खरीदकर यात्रा घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे ही टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था। कहाँ से लाएं इतने पैसे? सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्ठी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिड्डिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई भी तो नहीं था, बड़ा भी तो नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उनके अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया था। जिन्हें जहाँ ज़मीन दी गई वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था यह नया गांव। बिजली तो थी, मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं रहती। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहाँ नल तो थे, पर उनमें पानी ना आता। इस गांव में यात्रा को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उनमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की ज़मीन भी मिली थी, मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। यात्रा और उसका परिवार फिर भी जी जान से उसमें मेहनत करते, मगर धान खाद को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते। तो अब ये भी कहानी उसी से संबंधित है, इसमें कुछ यहाँ पे ख़ास है नहीं। हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा। जो तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ अस्पताल तो थे, पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी ना मिलती। यहाँ स्कूल था, पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गाँव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद ना था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। कुछ साल बाद यात्रा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मगर यात्रा का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती थी। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। यात्रा भाई ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे हों। उन्होंने अपनी ज़मीन और जानवर बेच दिए और वे मुंबई आ गए। अब उनके परिवार की नई ज़िंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। यात्रा ने अपनी खोली एक कमरे की रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़े। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये था 18वां चैप्टर। इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं और ना कभी पूछे गए हैं। तो अब हम 19वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और ये भी
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इससे क्वेश्चन बने हों, फिर भी मेन हाइलाइट्स इसकी हम देख लेते हैं। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो ये मैं हूँ नन्हा बाजरा, इसकी कहानी है। इसको भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, एक तो ये पॉइंट है कि ऊंधियू किसे कहते हैं। ऊंधियू कहते हैं गुजराती में, ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू का मतलब है उल्टा, तो ये इस शब्द का मतलब आपको समझना है। इसके बाद और भी इसमें कुछ खास है नहीं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आज तक इससे क्वेश्चन कोई पूछा गया नहीं है। ठीक है, देहरी गांव के बारे में हम पढ़ लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देहरी गांव, हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल हमें लगा। वे तो ज़रूर बाज़ार से ख़रीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल, छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह से गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाज़ार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। किसान मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। तो ये था आपका ये भाग, जिसमें लगभग सारे ही चैप्टर किसी काम के नहीं थे। बहुत ही रेयरली शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता हो, वरना इन चैप्टर्स को केवल मोटिवेशन और एक कंडीशन बताने के लिए रखा गया है कि क्या क्या होता है लोगों के साथ, सिचुएशंस अलग अलग देकर। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर हैं 20वां, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा मिलते हैं अगले भाग में। 3 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी ख़त्म करके हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे 3rd, 4th और 5th क्लास की NCERT। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।